चलो शुरू करें। चलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है भारत की ज्योग्राफी में जो भौतिक भूगोल जो है उसमें जो है कि ग्लोब क्या होता है, उस पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, आर्कटिक वृत्त वगैरह हो गया, पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सभी कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग इकट्ठी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी के ग्लोब से, ठीक ना। तो ये पृथ्वी की एक आकृति जो है ना वो गोल जो है नारंगी की तरह मानी गई है, ठीक ना। लेकिन वो रियल में नारंगी की तरह है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी कहीं पे हिमालय पर्वत है, कहीं पे समुद्र है। तो जहाँ पर हिमालय है तो ऊंचाई होगी और जहाँ पर जो है समुद्र वगैरह है तो वहाँ पर उसकी क्या है, आकृति जो है नीची होगी। तो इस तरह से पृथ्वी की आकृति जो है जियोइड है, ठीक ना। जियोइड मतलब कि उबड़ा खाबड़ जो होता है वो चीज़। लेकिन जैसे हम लोग खेत को दूर से देखते हैं तो खेत कैसा दिखता है, समतल दिखता है, प्लेन। लेकिन प्लेन वो होता नहीं, कहीं की फसल ऊंची होती है, कहीं की नीची होती है। तो उसी तरह से पृथ्वी को जब हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं तो बिल्कुल गोल जो है नारंगी की आकृति की लगभग दिखती है। नारंगी की आकृति की दिखने का वजह यह है कि इसकी जो होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा चपटा है और ये जो है विषुवतीय रेखा के पास जो है ना इसकी जो है थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा है। अब ये जो है पृथ्वी हो गई अपना, ऐसी ही आकृति जो कि एक काल्पनिक जो है अंतरिक्ष से देख करके इसकी जो है ना इमेज ड्रॉ की गई है। उसमें जो है सबसे इसको जो है दो रेखाओं में विभाजित किया गया है। एक जो है खड़ी रेखा होती है और दूसरी जो है परी रेखा। खड़ी रेखा कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं आती हैं उसको कहते हैं देशांतर रेखा। अंग्रेजी में उसको लॉन्गिट्यूडिनल लाइन बोलते हैं। लॉन्ग मीन्स लंबा, ठीक ना। और दूसरी रेखा हो जाती है देशांतरीय, अक्षांशीय रेखा, ठीक ना। एक हो गया देशांतरीय जो कि खड़ी रेखा है और दूसरा क्या है ये अक्षांशीय रेखा है जो कि परी रेखा है। अक्षांश का मतलब गया कि अक्ष पड़ा हुआ कोई भी चीज़ है, समतल के समकक्ष जो रेखा होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अक्षांशीय रेखा। इसको अंग्रेजी में लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं या फिर सिंपल में इसको लैटिट्यूड भी बोला जाता है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। रियल में पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखाएं है नहीं। कहीं पे दिखाई दिया है कि पृथ्वी जो है वहाँ पर जो है कोई रेखा खींचा हुआ हो? अगर रेखा खींचा हुआ रहता तो कहीं नहीं किसी के घर से जाती हुई रेखा दिखाई देती, किसी के जो है खेत से जाते हुए दिखाई देता। लेकिन ऐसी कुछ है नहीं। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हुए, जो भूगोलवेत्ता हुए, वो पृथ्वी के अध्ययन के लिए उसको जो है ना एक रेखाओं के रूप में जो है ना विभाजित किए हैं कि चलिए दो तरह की रेखाएं हैं, एक अक्षांशीय रेखा हो गई और एक देशांतरीय रेखा, ठीक ना। अक्षांशीय परी रेखा हो गई, देशांतरीय खड़ी रेखा। अब इसमें भी क्या है कि अलग अलग उसकी रेखाओं की संख्या कितनी है उसको जानेंगे। तो जो पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से विभाजित करती है जो रेखा उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक ना। इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ठीक ना। क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का कहने का मतलब हो गया भू मतलब भूमि और मध्य में क्या हो गया, ठीक बीचों बीच से। तो जो ठीक बीचों बीच से पृथ्वी से गया है तो वही हो गया भूमध्य रेखा। वैसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाए उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ से इसकी जो है ना गिनती हम लोग शुरू करते हैं और इसको 0 डिग्री अक्षांश रखा गया है क्योंकि ये परी रेखा है ना। तो इसीलिए ये जो है इसको क्या है, अक्षांशीय रेखा कहा गया है। अब यहाँ से ठीक हम लोग ऊपर जब बढ़ेंगे ना तो दो भागों में इसको बांटा गया है। एक तो हो गया ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ और बीच में इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर जो है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि रोटी वगैरह होता है ना तो बीच से उसको मोड़ देते हैं। वृत्त है तो वृत्त को अगर व्यास के पास से अगर मोड़ दे तो क्या हो जाता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो वैसे ही मान लीजिए ये क्या है, इसकी जो है पृथ्वी की व्यास है जहाँ पर इसकी जो है ना त्रिज्या सबसे ज़्यादा लंबी होगी और यहाँ से इसको दो बराबर भागों में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ में क्या आ गया कि ऊपर की जो भी पृथ्वी है उसको नॉर्थ बोलेंगे कि उत्तरी अक्षांश और नीचे में जो आ गया उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। यानी कि जो दक्षिण में है अक्षांशीय रेखा उसको दक्षिणी अक्षांश और जो उत्तर में अक्षांशीय रेखा है उसको उत्तरी अक्षांश।
अब इसको अक्षांशीय तो बांट दिए हैं, इसी के साथ साथ एक और रेखा जो है इसको ठीक बीचों बीच यहाँ से ऐसे जो है दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाएगी। तो ये पृथ्वी को ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक ना, दो भागों में इसको जो है विभाजित कर देता है कि ईस्ट हो गया कौन सा, पूर्वी भाग हो गया, ये जो है पश्चिमी। तो यहाँ से जो है ना पृथ्वी को जो है ना कितने भागों में बट गई कि अगर सिंपल हम लोग का पृथ्वी है तो 4 भागों में, ठीक ना। यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो पार्ट होगा इसको कौन सा भाग बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला क्या हो गया साउथ वेस्ट, और ये वाला साउथ ईस्ट। तब पृथ्वी को कुल 4 भागों में जो है ना इस तरीके से हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए बांट लेते हैं। तो उसी में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत जो है ना ग्लोब पे किस अक्षांश में पड़ता है। तो भारत की स्थिति देख लो कि यहाँ पर जो है ना 0 डिग्री से ऊपर रहेगा। तो भारत जो है ना नॉर्थ में यहाँ से 0 डिग्री 8 डिग्री अक्षांश से उसकी शुरू होती है अक्षांशीय विस्तार जो है। अब पूर्वी देशांतर में जब कहलाता है उत्तरी अक्षांश, और जो है कितना 68 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ पर ही आ गया पूरब हो गया ये, और ऊपर में हो गया नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट में भारत की स्थिति के बारे में जब पूछता है तो क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि ग्लोब पे कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। तो खैर भारत का भूगोल हम लोग विस्तृत अलग से पढ़ेंगे, पहले पृथ्वी के बारे में जानते हैं। तो रेखाओं का जो है ना, तो यहाँ से 0 डिग्री के ऊपर में जाएंगे तब प्रत्येक डिग्री पे एक डिग्री पे जो है ना उसको विभाजित किया गया, 1 2 3 4 5 इस तरह से करके। तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ तक जाते जाते कितना डिग्री पहुँचेगा, 90। तो यहाँ से लेकर के ऊपर में जो है ना टोटल रेखाओं की संख्या कितना हो जाती है, 90। और फिर नीचे जब साउथ की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल रेखाएं कितनी होगी, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या, गलत गलत। जब तुम यहाँ 0 से तुम शुरू किया है तो 0 से एक एक करके तुम 90 डिग्री तक पहुँचा। तो 0 के ऊपर में 90 और 0 के नीचे में 90, तो टोटल कितना, सोचो कि जब तुम 0 से ऊपर में खींचा है तो ऐसी जो है अक्षांशीय रेखा है जो ऐसे ऐसे खिंचाया है, तो टोटल कितना होगा, 181। यही गलती करता है बच्चा सब। 90 तो ऊपर गया और 90 नीचे आया, तो ये तो 0 डिग्री को भी तो गिनना है ना। अक्षांशीय रेखा पूछ रहा है कि कितनी अक्षांशीय रेखाएं, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएंगे, 181, ठीक ना। कि यहाँ से 0 से जाएगा तो यहाँ तक जाता है 90, ठीक ना, और यहाँ से फिर नीचे आता है तो 90 हो जाता है। लेकिन बीच में एक और ही है तो इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 181। लेकिन वही अगर देशांतरीय ऐसे ऐसे जो विभाजित किए हैं तो वो कितने हो जाएंगे टोटल, प्रत्येक वो भी जो है एक डिग्री पे ऐसे ऐसे जो है ना प्रत्येक एक डिग्री पर खींचा गया है। तो पूरा जो ग्लोब है, देखो पृथ्वी है, ठीक ना, ये पृथ्वी है इसको प्रत्येक एक डिग्री पे ऐसे ऐसे करके जो है ना चारों तरफ से जो है रेखा खींचा गया है। तो बताओ कि ये जो है देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, काउंट करो, 360। क्योंकि टोटल डिग्री कितना बनता है, 360 डिग्री। अब प्रत्येक एक डिग्री पे एक रेखा है, तो टोटल जब पूछेगा कि देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी हो गई तो 360। लेकिन अक्षांशीय रेखाओं की संख्या पूछता है तो एक तो 0 डिग्री पे ये हो गया और उसके ऊपर 90 आ जाता है, नीचे में 90 हो जाता है, ठीक ना। तो हालांकि यहाँ पर जो ये 0 डिग्री होता है ना, तो यहाँ पर 0 डिग्री नॉर्थ पोल को भी बोला जाता है और 90 डिग्री का भी अक्षांशीय रेखा बोला जाता है। तो दोनों सेम ही होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा 0 डिग्री वाला है, क्योंकि प्रत्येक जाएगा तो एक तो आकर के यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। तो टोटल कोण कितना बनता है, ऐसे सीधा आया और गया तो 90 डिग्री का जो है कोण बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग की रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ से सीधा बन गया है तो प्रत्येक एक डिग्री करके इधर हो गया 90 और नीचे में आ गया तो 90, और बीच वाला को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 1। तो 181 क्या हो गया, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181। अब देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 360, ठीक ना। तो वहाँ पर टोटल जो है ना 1 डिग्री से शुरू करते हैं और 180 आता है, उसके बाद फिर गिनती हो करके। लेकिन इसमें भी अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिए हैं, 180 एक साइड में ईस्ट और 180 वेस्ट, ठीक ना। तो वहाँ पर जो है ना, और ये जो
ग्रीनविच लाइन जो होता है ना, जहाँ से जो है ना समय रेखा का निर्धारण होता है, तो वो कौन सा है, ये जो है इंग्लैंड है ना अपना, तो ब्रिटेन में ही जो है लंदन के पास से जो है ना, जिसको GMT कहा जाता है कि ग्रीन मेरिडियन टाइम, ठीक ना, GMT, यहीं से जो है ना समय रेखा का जो है ना निर्धारण किया जाता है कि हम लोग ईस्ट के तरफ जाए या वेस्ट के तरफ जाए। फुल फॉर्म हो गया ग्रीन मेरिडियन टाइम। GMT का क्या हो गया, ग्रीन मेरिडियन टाइम। अब इसमें हर चीज़ के लिए देख लेते हैं कि क्या है, विषुवत रेखा को जो है क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा है, तो इसकी जो है अवस्थिति कहाँ, 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। भूमध्य रेखा के जब ऊपर में जाते हैं तो सारे यहाँ से जो है ना 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, जब दोनों में जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या है, पृथ्वी पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर ही गर्मी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ही हमेशा जो है ना धूप रहता है, गर्मी रहता है, तो इसको डोलड्रम बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पर ही गर्मी अधिक होगी, तो गर्मी के मौसम में देखते हो ना, हवाएं गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती है, तो क्या होता है, आंधी चलती है, तो इसी को डोलड्रम बोला जाता है, ठीक ना, कि जहाँ पर हवाएं हमेशा क्या है, डोलती रहती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से है, सूर्य की किरणें यहाँ पर अधिक पड़ेगी, तब जा कर के जो है यहाँ पर जो है ना धूप जो है अधिक पड़ता है। और सूर्य की किरणें पड़ती कैसे है उसको भी हम लोग ग्लोब में देख लेते हैं कि मान लो कि ये सूर्य है, तो यहाँ से इसका जो है ना टॉर्च जल रहा है, तो पृथ्वी की स्थिति ऐसी है तो ये जो है ना 2 परिस्थिति में पृथ्वी घूमती है। एक तो है कि अपना अक्ष पे जो है पूरब से पश्चिम की तरह ऐसे घूम रहा है, और उसके साथ साथ इस सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है, कि ऐसे पूरब से पश्चिम भी घूम रहा है और ये चारों तरफ भी घूम रहा है। तो एक साथ 2 गति जो है ना पृथ्वी करती है। पहली गति जो इसका अक्ष पे घूम रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, अक्षीय गति, ठीक ना, और दूसरी जो है पृथ्वी की जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको परिभ्रमण गति, ठीक ना, परिभ्रमण या परिक्रमण गति भी लिखा रहता है। ये सब क्लास 6 का ही जो है ना ज्योग्राफी में आप लोग को मिल जाएगा, NCERT जो है या फिर बिहार टेक्स्ट बुक में भी, तो उसको बुक देख लेना है कि कैसे उसमें चित्र के द्वारा जो है ना दर्शाया गया है कि पृथ्वी जो है गति करती है। तो दोनों गति पृथ्वी की होती है। जब ये अक्षीय गति होती है उसके कारण क्या प्रभावित होता है, दिन रात होता है, कि प्रत्येक अक्षीय गति है कि सूर्य जो है किधर से निकलती है, सूरज निकलता नहीं है, सूरज स्थिर रहता है, लेकिन हम लोग की पृथ्वी जो है गति कर रही है। अब ये जो गति करती है तो ये जो है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक ना, तो ये जो है पश्चिम से ऐसे पूरब की ओर जब पृथ्वी जा रही है तो इधर से सूर्य का रोशनी है, तब पता चलता है कि पृथ्वी तो घूम रहा है लेकिन सूरज दिखता है कि ऐसे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सापेक्षता हो जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हम लोग जो है गति के नियम में पढ़े हैं कि जिस चीज़ पर हम लोग बैठे रहते हैं तो गति क्या है, सापेक्ष है, किसी न किसी दूसरे वस्तु के तुलना में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर है, एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, दूसरे ट्रेन के पैसेंजर को देखते हैं तो लगता है कि वो क्या है, गति में, और हम लोग स्थिर है। तो वैसे ही यहाँ पर पृथ्वी के साथ में होता है कि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी गति करती रहती है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि सूर्य भी स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड के सारे कण अपने आप में गतिमान है, हर कण किसी न किसी का है। जैसे कि उपग्रह जो है किसकी परिक्रमा करते हैं, ग्रह की, ग्रह जैसे पृथ्वी है अपना जो है किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का। सूर्य जो है वो भी स्थिर नहीं है, सूर्य केवल सौर मंडल में स्थिर है, लेकिन वो भी किसी न किसी का जो है ना, किसी बड़ी चीज़ का जो है परिक्रमा कर रहा है। और वो किस में है, किसी गैलेक्सी में, गैलेक्सी भी किसी अन्य का परिक्रमा कर रहा है, किसी न किसी केंद्र का। तो सब एक दूसरे के धुरी पे जो है ना गति करते रहते हैं। लेकिन सापेक्ष ये है कि सूर्य का इतना बड़ा पथ है कि उसका पता ही नहीं चलता है कि वो गति में है या नहीं है। तो उसके तुलना में हम लोग की पृथ्वी क्या दिखती है कि पृथ्वी गति कर रही है और सूर्य स्थिर है। तो दोनों गति के बारे में जान गए। एक तो हो गया अक्षीय गति, ठीक ना, रोटेशनल, एक हो गया रिवोल्यूशनल, ठीक ना, परिभ्रमण गति हो गया जो कि चारों तरफ है। तो जो चारों तरफ से गति होती है उसमें क्या हो जाता है, नहीं, ऋतुएं हो जाती है, ठीक ना, सीजन जो होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु वगैरह हो गया है ना, तो वो चारों जो है उसकी वजह से हो जाता है। और ये जो है अपने अक्ष पे करता है, उसके वजह से दिन रात होता है, क्योंकि एक जगह से सूर्य निकला, टॉर्च जला रहे हैं, अब दूसरी दिशा में ये जो है पृथ्वी ऐसे घूम गई, तो यहाँ पर तो जिस दिशा में गया वहाँ पर दिन, और जहाँ पर जो है
प्रकाश नहीं पड़ रहा, वहाँ पे अंधेरा। तो अंधेरा का मतलब क्या हो जाता है, रात हम लोग समझते हैं। तो वैसे ही अब पृथ्वी में क्या होता है कि एक साथ जब ऐसे टॉर्च जलाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से जलाएं तो जब पृथ्वी की स्थिति ऐसी रहती है, ठीक ना, तो देखो यहाँ पर ही साउथ पोल पे जो है ना प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, कि साउथ पोल पे मान लो कि वहाँ से जो बल्ब जल रहा है तो उसमें देखो कि यहाँ से अगर ऐसे अगर पृथ्वी की स्थिति है तो नॉर्थ पोल पे अभी बल्ब का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक ना, नीचे वाला में थोड़ा छाया है। तो और लेकिन यहाँ पर हर परिस्थिति में देखो कि यहाँ पर अगर ये घूमता है तो इक्वेटर पे जरूर पड़ रहा है, इक्वेटर पे पड़ रहा है। सूर्य को मान लो कि यहाँ पर केंद्र में है, तो पृथ्वी को ऐसे अगर घुमाते हैं तो देखो अगर जैसे ही पीछे जाता है तो नॉर्थ पोल पे प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, ठीक। और ये फिर ऐसे घूम करके आ रहा है तो इक्वेटर पे पड़ते हुए फिर अब देखो यहाँ पर साउथ पोल पे ज़्यादा पड़ेगा, नॉर्थ पोल पे कम। कि इसको अगर हम यहाँ पर ही जो है मान लो कि ये लाइट है, सिर्फ इतना को जो है ब्लू वाला भाग को लाइट मानते हैं, तो यहाँ से अगर ये प्रकाश जल रहा है तो ऐसे अगर चलेगा तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर ही चल रहा है, जब इधर आया है तो इसका प्रकाश साउथ पे ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और धीरे धीरे ये गया तो देखो जैसे ही यहाँ पर आया तो इसका ऊपर नॉर्थ और साउथ दोनों में बराबर प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि सामने से आ रहा है। फिर ये इधर आया तब देखो नॉर्थ पोल पे ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, साउथ पोल आगे की तरफ चला गया तो उस पर कम है। लेकिन इक्वेटर पे हर जगह पे है, यहाँ पर ही आया तो देखो नॉर्थ साउथ बराबर हो गया, लेकिन इक्वेटर पे हर जगह है। इसीलिए इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है ना दिन रात जो है गर्मी की अवस्थिति जो है ना ज़्यादा होती है। और यहाँ पर क्या है, गर्मी अधिक होने के कारण कि हाँ यहाँ की हवाएं जो है ना अशांत हो जाती है, यानी कि डोलड्रम इसको कहा जाता है कि हवाएं यहाँ पर क्या होती है, तेज़ गति से बहती है, ठीक ना। इसको शांत पेटी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाया जाएगा पृथ्वी पे, पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ ईस्ट वेस्ट में बताओ सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाया जाएगा, इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश जहाँ पर ही होगा तो वहाँ पर क्या होगा प्रकाश संश्लेषण होगा, तभी सॉरी तभी तो पेड़ पौधे होंगे। अब पेड़ पौधे होंगे तो जीव भी होंगे। इसीलिए पृथ्वी पर देख लेना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांगो है, बेसिन है, पूरा जो भूमध्य रेखा का जो है ना 5 डिग्री 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ और साउथ में जो है ना पूरा जो है अफ्रीका महादेश का जो घना जंगल हो गया, ब्राज़ील का जो है अमेजन बेसिन वगैरह हो गया, भारत में भी जो है आप देख लीजिए कि दक्षिण भारत जो है ना पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हो गए। तो क्यों? क्योंकि प्रकाश की अवस्थिति अच्छी है। जहाँ पर प्रकाश होगा तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की वजह से क्या होगी, गर्मी होगी, और गर्मी होगी भोजन वगैरह अच्छे बनेंगे। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो बारिश वगैरह भी होते हैं, पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। इसीलिए जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, इक्वेटर के आसपास में, ठीक ना। क्या? वेस्ट इंडीज? वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, देशों का समूह है, ठीक ना। तो यहाँ पर ही देख लो, वेस्ट, हम लोग ईस्ट हो गए, इधर हो गया वेस्ट। तो वेस्ट का इंडीज यहाँ पर ही गया है, वो टापुओं का समूह है, कोई एक देश नहीं है। लेकिन क्रिकेट के रूप में ही जो है ना एक देश के रूप में उसका जो है ना हम लोग जानते हैं कि वेस्ट इंडीज क्या है, एक देश है। लेकिन कई सारे टापू वगैरह हो गया, क्यूबा हो गया, वहाँ पर ही बहामास हो गया, और भी छोटा छोटा जो है ना डोमिनिक रिपब्लिक हो गया, ये सब मिल करके वहाँ पर टापू सब मिल करके वहाँ के खिलाड़ी में बस क्रिकेट के मामले में उसका एकता है कि सब मिल करके एक टीम के रूप में खेलते हैं। तो कभी कभी खेल भी क्या होता है, लोगों को एक कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है भूमध्य रेखा के बारे में पृथ्वी पर पढ़ रहे थे, वेस्ट इंडीज में नहीं जाना है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर जो है विषुवत रेखा के बारे में समझ गए कि क्या है। इसके ऊपर में 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में क्या है, शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है, कि जहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसके जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो गया, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना। कर्क रेखा जो है इसको विभाजन के आधार पर बांटा गया है कि सूर्य जब भी होती है ना तो नॉर्थ में अगर सूर्य जाता है, कि जब भी यहाँ से अगर प्रकाश जला रहे हैं तो सूर्य अगर आया है तो मैक्सिमम साउथ में जाएगा तो कहाँ, मकर रेखा तक। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी, मकर रेखा। और जब भी ऊपर में नॉर्थ में अगर जाएगी तब मैक्सिमम कहाँ तक, कर्क रेखा तक। तो सूर्य की सीधी किरणें यहाँ से अगर टॉर्च ऐसे जला रहे हैं, ठीक ना, तो टॉर्च जलाने पर जब होता है या तो ये विषुवत रेखा पे सीधी पड़ेगी या फिर इधर से बढ़ते हुए जाएगी तो कर्क रेखा।
कर्क रेखा से ऊपर जाने पे सीधी नहीं पड़ती है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है, तब फिर धीरे धीरे आते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति मनाया जाता है ना, जनवरी के महीने में ठंडा में जो होता है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या है, ठंडी से उसके बाद गर्मी आ रहा है, मतलब कि सूर्य क्या हो रहा है, उत्तरायण होता है। सूर्य क्या होता है, उत्तरायण। तो हम लोग के यहाँ जो है भारत किस पोल में आता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जो है विषुवत रेखा के ऊपर है। तो जब हम लोग के यहाँ ठंडी रहती है तो सूर्य की अवस्थिति कहाँ होगी, ऊपर, नीचे। जब यहाँ पर ही सामने रहेगा, ऊपर में रहेगा, तब तो हम लोग के तरफ जो है गर्मी का मौसम आ जाएगा, जो मई जून के समय में जो आता है, अप्रैल वगैरह में। तो सूर्य क्या है, नीचे है। तो नीचे में मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, मकर रेखा तक। तो यहाँ पर इस सूर्य की किरणें जो है ना सीधी पड़ती है, तो क्या होता है, मकर रेखा पे पड़ रही है, तो वहाँ पर जो है ना दक्षिणायन रहता है, कि सूर्य जो है दक्षिणायन में है, दक्षिण। यहाँ से फिर धीरे धीरे जो है ना उत्तरायण होता है। तो मकर संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति जो कहते हैं ना, तो मकर रेखा पे आकर के सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए उसको मकर संक्रांति। जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी उस दिन। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाते हैं। ये फिक्स नहीं है, सूर्य की अवस्थिति के अनुसार से है, और ये वर्षों बाद जो है ना बदलते रहता है। कभी 13 जनवरी को था, कभी 14 है, फिर जो है 15 जनवरी। तो ये तो इसकी गति के ऊपर निर्भर कर रहा है, उसको डेट से फिक्स लेना देना नहीं है कि सूर्य की पृथ्वी की गति के ऊपर जो है। तो यहाँ से जो है ना सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होता है, तब जाकर के आगे की तरफ जाता है। तो जब यहाँ पर ही मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो किस तारीख को सीधी पड़ेगी, नहीं, यही चीज़ को ध्यान में तो ये डेट फिक्स ही नहीं है। डेट फिक्स है कि जब आती है सबसे लंबा दिन जो है ना उसी समय होता है। कि एक जो होता है ना नॉर्थ पोल में हो जाता है कि सबसे लंबा दिन, एक होता है साउथ पोल में होता है सबसे लंबा दिन। 25 दिसंबर कहाँ से पढ़ लिया, वो सब गुड फ्राइडे नहीं, सही से बोलो। हाँ, एक बच्चा सही बोल रहा है कि हम लोग नॉर्थ में जब आता है ना तो 21 जून होता है ना, तो गर्मी का दिन हो जाता है कि हम लोग की तरफ जो है ना तो 21 जून, ठीक ना, ऊपर की तरफ हो गया। तो इसमें 4 अवस्थिति हो जाती है। ग्लोब को देखो कि अगर सूर्य है तो इसकी 4 अवस्थिति, अगर इसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे तो देखो, एक स्थिति ये है कि जब इसका प्रकाश कहाँ साउथ पोल पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो साउथ पोल में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। नॉर्थ पोल में उसी समय ठीक जो है सबसे छोटी रात होगी, ठीक ना, नहीं, सबसे यहाँ पर के सबसे बड़ा दिन है तो सबसे बड़ी जो है ना रात हो जाएगी। यानी कि जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो उस समय क्या होगा, सबसे बड़ा दिन यहाँ पर ही होगा साउथ में, उसी समय नॉर्थ में क्या होगा, सबसे बड़ा रात या फिर सबसे छोटी दिन। तो इस चीज़ को समझना है। तो वहाँ पर क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति जो होता है ना, तो उस समय जो है ना संक्रांति के समय, तो वो हम लोग के यहाँ क्या आता है, दिसंबर के समय आता है, ठीक ना, कितना 22 दिसंबर के समय, ठीक ना, 22 दिसंबर हो जाता है। जो डेट है ना 21 जून और 23 सितंबर को, और उसके बाद हो जाता है कौन सा, एक हो गया 22 दिसंबर और 21 जून 23 सितंबर। एक क्या होता है 22 दिसंबर, और एक और होता है ना, इसके बाद कितने तारीख को हो गया, दिसंबर के बाद जून सितंबर, 21 जून 22 सितंबर 23, उसके बाद 23 सितंबर, और मार्च में है ना कितना 22 मार्च, डेट सेम रहता है। 22 मार्च हो गया, 21 जून और उसके बाद 23 सितंबर। तो इसमें 4 अवस्थिति हो जाती है कि कब कब जो है ना इसकी अवस्थिति जो है ना समान होगी। तो जब ये साउथ पोल में जाएगा तो साउथ पोल में क्या हो गया, बड़ा दिन हो गया सबसे बड़ी, तो उसी उसका ठीक विपरीत नॉर्थ में हो जाएगा कि सबसे छोटी दिन, और रात क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। तो दूसरी अवस्थिति ऐसे आ गया। तो इसमें देखो कि यहाँ पर दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों में जो है ना अगर प्रकाश यहाँ से जला रहे हैं तो बराबर पड़ेगा बीच में, क्योंकि इसका झुकाव जो है उधर की तरफ है ऐसे, तो इससे इसके झुकाव पे जो है ना फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से दोनों में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ दोनों में दिन और रात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो यही हो जाता है कि 22 मार्च के समय जो है ना एक अवस्थिति आएगा कि इसका दिन और रात बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे आया तो देखो अब यहाँ से अगर प्रकाश जलाएंगे तो नॉर्थ पोल में क्या हो गया, दिन बड़ा हो गया,
और साउथ में छोटा हो गया। तो सबसे बड़ी जब होगा कि नॉर्थ में, तो हम लोग के समय जून के समय में हो जाता है, तो 21 जून के समय क्या होगा, सबसे बड़ी क्या होगी, दिन होगी, और सबसे छोटी रात। और वही साउथ पोल के बारे में अगर पूछेंगे तो क्या होगा, सबसे सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ी रात। उसके बाद फिर ये अवस्थिति यहाँ आते हो तो फिर दोनों बराबर हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल में बराबर पड़ रहा है ना प्रकाश। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर जो है इसी को क्या बोलेंगे, समदिवारात्रि, इक्विनॉक्स, कि जहाँ पर ही समान रूप से दिन और रात हो तो उसको क्या बोलते हैं, समदिवारात्रि। तो दो स्थिति क्या है, जब ये जो है ना ऐसी स्थिति आता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है एक दूसरे के विपरीत है ना, तो उसके जस्ट लेफ्ट या राइट में अगर पृथ्वी रहती है तो वो क्या हो जाता है, समदिवारात्रि, ठीक है ना। या वो दिन कौन सा होता है, 22 मार्च या 23 सितंबर। इसलिए हम लोग के समय में मार्च में देखना, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, मौसम क्या होता है, उसी को वसंत ऋतु हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो उसी को वसंत विषव भी कहा जाता है, ठीक ना। उसको समदिवारात्रि भी है, उसी को वसंत विषव भी कहा जाता है। 23 सितंबर जो कि हम लोग के यहाँ शरद ऋतु होता है सितंबर में, अक्टूबर के बाद जो है बरसात जाती है, बसंत विषव, ठीक ना। हाँ, बसंत विषव जो है सब चीज़ को लिखा देंगे, ठीक ना। बसंत विषव हो गया, तो उसके बाद जो है क्या होता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं। तो ये चारों स्थिति आप लोग जो है ग्लोब के बारे में समझ गए कि कैसे पृथ्वी गति करती है, कब जो है नॉर्थ पोल में दिन बड़ा होगा, कब जो है साउथ पोल में होगा। सूर्य की अवस्थिति जिधर होगी उधर क्या हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो छोटा हो जाएगा। अब ये बताइए कि कभी कभी सुना होगा कि 6 महीने की दिन 6 महीने की रात, कहाँ पर ही होगा, कहाँ पे, अफ्रीका में शायद, नॉर्वे में, इसी में बताओ पृथ्वी में कहाँ पर ही होगा। अरे देश छोड़ो ना, देश का नाम, पहले ये बताओ इसकी अवस्थिति के अनुसार से बताओ कि कहाँ पर है, नॉर्थ या साउथ। तो जैसे ही देखो क्यों होता है, अगर यहाँ से पृथ्वी जल रही, ठीक ना, तो यहाँ से देखो, और साउथ पोल में पूरा ज़्यादा प्रकाश जा रहा है ना, नॉर्थ पोल तो पीछे चला गया। अब इसको यहाँ से ऐसे आने में यहाँ तक, ठीक ना, मतलब कि यहाँ था तो साउथ पोल में पड़ रहा था ना प्रकाश, दिन रात बराबर था, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 महीना लग गया। तो नीचे से देखो साउथ पोल में प्रकाश जा रहा था ना, अब यहाँ से धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, तो नॉर्थ पोल में प्रकाश जा रहा है, यहाँ से यहाँ आते आते तो देखो फिर 6 महीना लग गया। तो फिर नॉर्थ पोल में हो गया दिन 6 महीना का लगभग, और साउथ पोल में वैसे ही। तो ये जो है पृथ्वी की गति की वजह से कि यहाँ से जब यहाँ पर आता है ना, तो इसकी प्रकाश ज़्यादा पड़ जाता है। अब प्रकाश जाने का मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं होता है, इस चीज़ को समझना कि जिस तरह से इक्वेटर के पास की जो भूमि है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे आती है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, क्योंकि तुम लोग खुद सोचो कि अगर हम लोग का 12 घंटा का अगर दिन हो जाता है तो कितनी गर्मी छा जाती है, बेचैनी हो जाते हैं, सोचते हैं कि शाम हो कब ठंडी आए। तो अगर 6 महीना का वहाँ पर दिन होगा तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे कि घर के बाहर जो होता है एक डायरेक्ट सूर्य की किरण में तुम लोग आओ तो जो हीट मिलेगा सो, और दिन में जो होता है कि अगर खिड़की दरवाज़ा खुला है तो अंदर भी तो उजाला रहता है ना। तो दिन तो होती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं होने के कारण उसमें हीट कम होता है। इसीलिए वहाँ पर जो है ना 2-3 महीने का जो है ना, पूरा 6 महीना नहीं, लेकिन 2-3 महीना लगातार दिन ही रहता है कि सूरज डूबता ही नहीं है या फिर सूरज उगता ही नहीं है। दोनों पोल में अपोजिट होगा कि अगर नॉर्थ पोल में दिन है तो साउथ पोल में रात, और साउथ पोल में अगर दिन है तो नॉर्थ पोल में रात। तो ये चीज़ होता है। लेकिन सूर्य की किरणें मैक्सिमम कहाँ पर सीधी जाएगी, कर्क रेखा या मकर रेखा। इसीलिए ये 66.5 डिग्री यहाँ के बाद जो होता है ना, ऊपर का जो होता है ना, दिन की तरह दिखता है लेकिन उतनी गर्मी नहीं होती है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ठंडा है। वहाँ पर जो है ना अंटार्कटिका जो है महादेश है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ऊपर में ग्रीनलैंड वगैरह हो गया कि देखो ये सब जो है ना, पूरा उत्तरी ध्रुव जो है ना ठंडा बर्फ़ से ढका होने के कारण आदमी रहता है। वहाँ पर ही रहने का अलग है, हम लोग को वहाँ पर ही रह देगा तो क्या होगा सोचो। बिहार के आदमी है धोती कुर्ता पहनने वाला, उसको ले जा कर के रख देगा कि चलो रसिया में रख दे, क्या होगा। यही हुआ था कि जर्मनी जो है आक्रमण कर दिया था रसिया पे। आज जर्मनी का अवस्थिति देख लो यहाँ पर ही, उसकी अवस्थिति यहाँ पर ही है। इससे ज़्यादा रसिया का जो है पूरा नॉर्थ पोल पर है। रसिया कहा कि ठीक है आओ हमसे लड़ेगा ना, ठीक है लड़ेंगे तो बाद में, 2-4 दिन पहले हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद लड़ेंगे, आओ
इंतज़ार करते हैं। छोड़ दिया उसको, ठंडा में जम गया, सब बर्फ़ में जम गया। कैसे क्या होता है, कुत्ता को देखता है ना, दूसर के एरिया में जा कर के नहीं लड़ सकता है, जाता है तो दुम दबा लेता है। अब कोई कहेगा कि चलो अब हम सांप के बिल में हाथ डाल करके सांप से लड़ते हैं, मार पाएगा? चूहा जो रहता है, चूहा के बिल में खोद करके घुस करके मार पाना संभव है? वही चीज़ वहाँ के आदमी का हो जाता है कि जो जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ पर ही ढल चुका है, उसकी प्रकृति वैसी हो जाती है। जैसे कि नॉर्थ पोल में जो होते हैं, अंटार्कटिका वगैरह का जो भालू है, उसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद। बालों का सफ़ेद क्यों रहता है? ताकि वो जो है ना ठंड के मौसम में बालू में जो है ना, ये बालू बर्फ़ में जो है ना वो ढक सके, उसमें घुल मिल सके, वहाँ पर ही वो खो जाए, ताकि शिकारी उस पर शिकार न कर सके। उसका फर जो होता है ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। जो पहाड़ी जो याक होते हैं ना, जिसको याक कहते हैं, पहाड़ी जो गाय वगैरह हो गए, सांड होते हैं, उसका देखता है बाल कितना मोटा रहता है, झालर। कारण क्यों है? ठंडा ज़्यादा है। तो उस ठंडी की परिस्थिति में अपने आप को बचाए रखने के लिए उसका बाल मोटा है, उस समय वो अपने बाल से जो है वो ढक लेता है। और उसी के बाल काट के हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं, स्वेटर जैकेट वगैरह बनाते हैं। और उसका भगवान खुद दे दिए हैं। भेड़ वगैरह जो होता है उसका भी ऊन वगैरह क्या होता है, मोटा हो जाता है, जो उसको जो है ना रक्षा करता है। तो हर परिस्थिति का है। जो नॉर्थ पोल में वगैरह, जो ग्रीनलैंड वगैरह में जो रहते हैं, वहाँ के निवासी को क्या कहते हैं बताओ? उनके घर को क्या बोलते हैं? इग्लू। बर्फ़ का जो घर रहता है ना, हाँ, तो इग्लू बोला जाता है। वहाँ जो है ना पिग्मी जनजाति वगैरह जो रहते हैं। पेंगुइन तो पक्षी है जो कि आर्कटिक प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। तो उसी से लगभग मिलता जुलता नाम है कि पिग्मी जनजाति जो है वहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो बर्फ़ का घर बना करके रहते हैं। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ही थोड़ा सा साइंस आ रहा है। बर्फ़ के अगर रहने से अगर ठंडा लगता है छूने से, और बर्फ़ के घर में ही रह रहा है, तो उसको तो मर जाना चाहिए। सर बर्फ अपोजिट रिएक्ट करता है, उस कारण हीट देगा। बर्फ अपोजिट रिएक्ट करता है क्या? मतलब सर बर्फ जो हीट देता है। हाँ, एक सिंपल पहले क्वेश्चन, ठीक ना, साइंस का है। बर्फ़ जमाना है, बर्फ़ में जो है ना तुमको ऑप्शन देते हैं, एक ठंडा पानी, एक गर्म पानी, ठीक, एक नॉर्मल पानी, सर गर्म पानी से जल्दी जमेगा। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सबसे पहले बर्फ़ किस पानी से जमेगा? गर्म पानी से। क्यों? क्योंकि सब अपना टेम्परेचर जो 0 डिग्री पर वहाँ आते नहीं, वहीं से जमना शुरू कर देता है। कौन 0 डिग्री पे नहीं आता है? जो पानी की जो बर्फ है ना, 0 डिग्री पर आए बिना ही वहीं से जमना शुरू कर देता है। हीट होता है पहले ही से गर्म पानी हाँ, देता है। तो हीट रिलीज करने पे जमता है कि हीट को जो है गेन करने पे? बोलो। गेन करता है, हो जाता है, रिलीज करेगा। वो जब भी उसका टेम्परेचर नीचे जाएगा, मतलब कि हीट को रिलीज करेगा तब। तो गर्म जो रहता है ना वो जल्दी जो है टेम्परेचर रिलीज कर देता है, इसीलिए गर्म पानी जल्दी जो है ना बर्फ़ में बनता है। इसीलिए हम लोग को भी समाज में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं क्या समझाते हैं, बहुआ गुस्सा ना करा, ठंडाई से रहा, ठीक ना। जो भी तैश में आता है झगड़ा करता है, आओ देख लो, उस समय एक मारता है, देखता है ना फिल्म में हीरो आता है जो ज़्यादा उतावला होकर के गुंडा आता है, एक फेंट मारा गया, एक घुसा में क्यों चला जाता है? वो ज़्यादा गर्म था ना, इसीलिए ज़्यादा जल्दी ठंडा हो गया। साइंस है, ये चीज़ें है बच्चा सबको समझ में नहीं आता है। इसीलिए कभी भी हो तो दिमाग को ठंडा रखना है कि ज़्यादा गर्म रहेगा, गर्म लोहा को देखता है, ठंडा लोहा काट देता है। तो इस चीज़ को, साइंस को डेली लाइफ में साइंस यूज हो रहा है। चलो तो हम लोग ज्योग्राफी पे आते हैं कि बर्फ़ क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है, ठीक ना। तो वो जो होता है ना टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर को अंदर और अंदर के बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, एक समान रह जाता है। कैसा? एसी की तरह, जिसको एयर कंडीशनर बोलते हैं, वातानुकूलित, कि अंदर का जैसा वातावरण है वैसा ही रह जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग नहीं सॉरी वहाँ जो जनजातियाँ जो है ग्रीनलैंड में रहने वाले, वो क्या करते हैं, बर्फ़ का घर बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। हम लोग के भी जो है ना सियाचिन में रहने वाले सैनिक जो है, जो हम लोगों की देखभाल करते हैं, जो सरहद की सुरक्षा करते हैं, वो लोग भी वैसे ही जो है बर्फ़ जो है पूरा पहाड़ पर जो है ढका हुआ है, तो उसमें जो है ना खोद करके अंदर में बना करके रहते हैं, ताकि जो है वो भी जो है ठंड से सुरक्षित रह सके। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में समझ गया।
कर्क रेखा जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है, भारत में जो है ना कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये बताओ। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम से पूरब की तरफ बताए, पश्चिम से पूरब की तरफ सजाए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तुम लोग पश्चिम से पूरब जा रहा है, हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़, अब गुजरात, राजस्थान, उसके बाद नक्शा देखे बिना बताना है, नक्शा देख कर तो सब बता देगा। चलो ठीक है, बोलो नक्शा देख करके भी बताओ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड का पश्चिम बंगाल, हाँ झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। तमिलनाडु नीचे है। कर्क रेखा यहाँ पर ही जो है ऊपर में जो है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच जो है। तो कर्क रेखा जो है ना भारत के जो है बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो भारत को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि यहाँ जो अपना भारत है ना, तो यहाँ पर ही इसकी अवस्थिति आ जाती है कि यहाँ से अगर इसको भारत अगर हम लोग बनाते हैं तो जाता है, तो ये ऐसे करके जो है ना भारत आ जाता है। तो भारत को जो है ना कर्क रेखा क्या है, ठीक बीचों बीच दो भागों में विभाजित कर देती है। मतलब कि ये काल्पनिक रेखा है, रियल में है नहीं जो कि देखता है। लेकिन भारत का वास्तविक विभाजक रेखा कौन सा है जो भारत को नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है प्राकृतिक तौर से? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वतमाला, ठीक ना। यहाँ पर जो है ना मध्य प्रदेश में जो है ना विंध्य पर्वतमाला है, जो भारत को क्या करता है, नॉर्थ और साउथ दो बराबर भागों में, लगभग बराबर में, ठीक ना। क्यों उसके जो है ना विंध्य पर्वतमाला ठीक मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। उसके ऊपर का नॉर्थ इंडिया कहते हैं, उसके नीचे में साउथ इंडिया कहा जाता है, जो कि किस में, समुद्र में लगभग जो है ना पृथ्वी जो है भारत जो है घुसा हुआ है। चलो, तो ये जो है कर्क रेखा के बारे में भारत की अवस्थिति को ही देख लिए कि ग्लोब पे भारत की अवस्थिति कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर और पूर्व में। चलो इक्वेटर को नहीं टच करता है भारत? नहीं, इक्वेटर को नहीं, क्योंकि इसकी जो शुरू होती है वो 8 डिग्री से तो शुरू हुई होती है, 8 डिग्री 6 मिनट से। तो मकर रेखा पर कैसे मान लेते हैं संक्रांति? मकर रेखा पर मकर रेखा पर सूर्य गया है, तब हम लोग मानते हैं कि चलो मकर रेखा पे पहुंच गया, अब हम लोग के यहाँ क्या होगा, अब उत्तरायण होगा, ठंडी के दिन गया, हाँ दुख भरे दिन गयो रे भैया, अब सुख भरे दिन आएगो। तो वही इंतजार में हम लोग खुशी मनाते हैं कि अब जो है ना सूर्य जो है ना भागल जा रहा था हमरा से दूर, हाँ बुलाने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं कि चलो अब सूरज भगवान जो है ना उनका जो है नाराज़गी दूर हुआ है, सूरज भगवान आ रहे हैं, तो हम लोग दही चूड़ा तिल कसार ये सब बनाते हैं कि सूरज भगवान के लिए। अब कैसे देखता है कि बच्चा सबको मिठाई दिखाता है तो जल्दी आता है, तो हम लोग भी सूरज को मिठाई दिखाते हैं, तिल चौड़ा जो है कि जल्दी से आइए, अब मकर रेखा तक ले पहुँचिए गए हैं, जल्दी से जल्दी ऊपर आइए, ताकि हम लोग जो है ना अब ठंडी से हम लोग को राहत मिले। अब जा कर के यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे मौसम जो होता है ना नॉर्मल होता है। चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछो, और किसी को? चलो, तो और आगे बताते हैं। तो ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना। उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ जो हो गया इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। तो सूर्य की गति जो होता है इन्हीं दोनों के बीच में रहती है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ कर्क से लेकर के जो है ना मकर रेखा के बीच में ही जो है ना सूर्य जो है ना हमेशा जाएगा, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे ऊपर जो है ना अप डाउन। अच्छा, सूर्य अप डाउन करता है? सूर्य स्थिर है। पृथ्वी जब गति करती है ना तो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो लगता है ना कि कभी जो है ना सूर्य ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। इसीलिए कभी ठंडी के सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में देखना कि जब भी सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा ना तो उसकी ऊंचाई में अंतर होता है। ऊंचाई में अंतर देखा है? हाँ, तो वो जो है ना ऊंचाई में अंतर इसी के कारण होता है कि हम लोग किस दिशा में हैं। अब यहाँ पर ही देखेगा कि अगर मान लो कि सूर्य यहाँ पर ही है, तो यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है तो लगेगा कि यहाँ से सूर्य जा रहा है इधर पूरब से पश्चिम। अगर ये ऊपर में आ गया तो यहाँ से तुमको ठीक बीचों बीच से सूर्य जो है भारत के जो है दिखेगा कि जा रहा है। माथा पर कब आ जाता है एकदम सीधा, एकदम माथा पर? 12 बजे दोपहर में जब हम लोग कर्क रेखा के पास आ जाती है ना, तो गर्मी के दिन में ही सूर्य जो है ना हमेशा सीधा होता है,
कभी भी सर्दी के मौसम में मत देखना कि दोपहर 12 बजे ही क्यों ना हो, सूर्य कभी भी हम लोग के सिर पे नहीं होता है। सूर्य उस समय क्या है, साउथ जो होगा, मतलब साउथ पोल जो होगा, दक्षिणी ध्रुव जो होगा, उसमें दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है, सूर्य जो है ना सिर पे होता है। लेकिन जब हम लोग का ऊपर कर्क रेखा की तरफ आ जाता है तो दक्षिण ध्रुव में कभी भी सूर्य जो है ना सीधी रेखा पे नहीं पड़ेगी। ये चीज़ समझ में आ गया? और कोई डाउट? तो और आगे देखो, तो कर्क में रेखा समझ गए। उसके बाद अंटार्कटिका रेखा है, ठीक ना, इसको 66.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ही जो रेखा है ना, धीरे धीरे एक एक डिग्री करके हम लोग आगे बढ़े हैं। 66.5 डिग्री के बाद के जो भी है ना, यहाँ पर ही पूरा शीत कटिबंध हो जाता है। इसको भी जो है ना कटिबंध के बारे में बांटा गया है कि एक हो जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में कौन कौन से आ जाएंगे बताओ? बीच वाला। उष्ण मतलब जहाँ पर ही गर्मी हो। उष्ण कटिबंध जिसको काट करके बांध बना दे वही हो गया कटिबंध। कितना अच्छा नाम है। तो कटिबंध, कटी जैसे हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं ना, कैसे खेत में जो है आरी काट करके जो है दरार बना देते हैं, बांध बना लेते हैं। क्या दोसर के आरी रहता है वो काट के जोत लेता है, कहता है कि अरिया खिया गलवा उन्हें से जो है ना कर लो, तो वो जो है अपना करता है, तो वही जो है बांध लेते हैं उसका जो है, तो वही कटिबंध। तब पृथ्वी में उसको कटिबंध नहीं कहते, यहाँ पृथ्वी में समझा रहे हैं कि वो शब्दों को तोड़ करके कि पृथ्वी में भी क्या है, इसको जो रेखाएं विभाजित किए हैं ना, तो उसके हिसाब से काट करके उसको जो है ना कटिबंध कहा गया है। तो जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी वो क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, ठीक ना। तो यहाँ पर बीच वाला भाग जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, उष्ण कटिबंध में आ गया। क्या 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री कर्क से मकर के बीच में उष्ण कटिबंध, बीच में गर्मी, जहाँ पर सूर्य हमेशा रहता है, ऊपर जाए तब भी, नीचे जाए तब भी सूर्य हमेशा रहेगा। उसके ऊपर में क्या हो गया, समशीतोष्ण, कि उष्ण भी है और शीत भी है। हाँ, तो यहाँ पर ही आधा क्या हो गया, इसको क्या है दो भागों में बांट दिए था। आधा को तो नीचे को पहले भूल जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से ऊपर में देखो, ऊपर में गए हैं तो पहले उष्ण, उसके बाद शीत, ठीक ना। तो दोनों मिल गया क्या हो गया, तो यहाँ पर ही हो गया समशीतोष्ण, और ऊपर में पूरा शीत। तो पूरा यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ पोल में पूरा ये हो गया तुम्हारा शीत कटिबंध, और ये वाला हो गया तुम्हारा जो है उष्ण कटिबंध। इन दोनों शीत और उष्ण के बीच में क्या हो जाएगा, इसमें समशीतोष्ण, ठीक ना। तो ये जो हो गया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में क्या आ गया, समशीतोष्ण। तो जैसे हम 0 डिग्री के ऊपर किए हैं वैसे ही नीचे भी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा उष्ण, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा समशीतोष्ण, और नीचे में क्या हो गया, ये तुम्हारा शीत हो गया। तो उष्ण और शीत के बीच में क्या हो गया, समशीतोष्ण। इसी को कहा जाता है समशीतोष्ण रेखा। तो होता क्या है कि बच्चा सबसे तो नीचे में तो याद रहता है कि 23.5 डिग्री से 66.5 तक जो है समशीतोष्ण, ठीक ना। ऊपर में जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 तक जो है समशीतोष्ण। 66.5 से लेकर के 0 डिग्री नॉर्थ तक क्या है, शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री साउथ से 0 डिग्री साउथ तक क्या है, शीत कटिबंध। लेकिन जैसे ही कहता है कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ है, तो भूल जाता है, क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर गया, 23.5 डिग्री नीचे है। तो इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि बीच वाला भाग आ जाता है ना। तो यहाँ पर इसको शामिल करना कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। हाँ, तो इसमें दोनों पूरा आ गया। लेकिन इसमें क्या था कि बीच में तो ये तुम्हारा उष्ण आ जा रहा था, ऊपर में शीत आ रहा था, तो इसीलिए बीच वाला भाग केवल पड़ता था, बीच वाला। लेकिन यहाँ तो दोनों समान हो गया है। तो इसका केवल याद रखना है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 फिगर अगर याद है नक्शा, तो हमेशा दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगा। 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में कथी पड़ता है, ये बोले ना, यहाँ पर ऊपर में शीत है, ये उष्ण है, तो शीत और उष्ण के बीच में क्या होगा, बोलो क्या होगा, समशीतोष्ण। कि आधा ठंडा आधा गर्म, क्या हो गया, आधा स्त्री आधा पुरुष, दोनों का मिश्र अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। तो वैसे ही आधा शीत आधा उष्ण, समशीतोष्ण। हम लोग, तुम ही बताओ बिहार कहाँ पर ही पड़ेगा, कहाँ, अरे 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है बीचों बीच जा रहा है, तो इसके ऊपर में तो बिहार में रहता नहीं है कि हम लोग के यहाँ 6 गो मौसम तुम देखता है। भारत में 6 ऋतु होने का कारण क्या है, 4 मेनली है, ठीक ना।
लेकिन वहाँ पर भी शरद ऋतु को ले लिया जाता है, तब जा कर के जो है ना मिला करके जो है वसंत ऋतु को मिला करके मेनली हम लोग जो है ना जाड़ा गर्मी वर्षा हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है वसंत ऋतु को मिलाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो है ना अगर और विभाजित करेंगे तो 6 ऋतुएँ आ जाती है भारत में, जो कि दुनिया में और कहीं नहीं, केवल भारतीय उपमहाद्वीप, भारत नहीं भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक ना। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल भूटान भी आ जाता है ना, इसलिए जो है 6 ऋतुएँ हम लोग का है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 4 ऋतुएँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, दोनों हो जाता है कि भारत में क्या है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा वर्षा है। हम लोग ठंडा का भी मौसम देखते हैं तो ठंडा कितना ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री जाता है, हाँ नहीं नीचे में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो लेह लद्दाख वगैरह जम्मू कश्मीर वो तो ऊंचाई के कारण होता है, ऊंचाई भी जो है टेम्परेचर को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर नीचे में अगर मैदानी भारत में देखा जाए तो न ज़्यादा गर्मी रहता है, 50 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री के बीच में हम लोग का टेम्परेचर जो है ना 50 नहीं 40-45 तक जो है वेरी करते रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आराम से यहाँ पर ही रहते हैं। भारत में हर तरह के फसलों के उगने का कारण क्या है कि यहाँ पर की मौसम बहुत अच्छा है हर ऋतुओं के हिसाब से। इसीलिए आम वगैरह देखो हम लोग के यहाँ कितने प्रकार का आम होता है जानते हो। एक बार जो है एक जो है जर्मनी के आदमी से अपने राजीव दीक्षित जो है वहाँ पर ही गए, हाँ तो उनका जो है ना उससे चर्चा हो गया कि मेरा देश महान तो मेरा देश महान। वो कहता था जर्मनी महान, तो कहते थे भारत महान। कहा कि ठीक है ऐसे में एक वोटिंग हो जाए, जिसके देश में ज़्यादा हाँ उसका देश महान, ठीक ना। एक क्रांतिकारी हुए हम लोग का 2009-10 में, उनका जो है ना मृत्यु हो गया था। इंजीनियर थे, IIT वगैरह थे उसके बारे में। अब दोनों जो है वहाँ पर ही चर्चा हुआ, जर्मनी वाला आई जो है भारतीय में, तो कहा कि पहले कौन शुरू करेगा, तो ये कहे कि तुम शुरू करो, तो कहा कि नहीं तुम करो, तो बोले कि ठीक है। अब भारत वाला को मौका मिले पहले, तो ये थोड़ी ना पीछे रहता है, कहे कि ठीक है। तुम्हारे देश में पालक है, तो बोला कि नहीं। तुम्हारे देश में मेथी है, तो नहीं। तुम्हारे देश में जो धनिया है, तो नहीं। वो बेचारा घबरा गया कि हर बार में नहीं नहीं आ रहा है तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो एक लाइन में जो है समेट दिया, मेरे देश में हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन करो, तो बोले कि अच्छा होशियारी कर रहा है, मतलब अब भारतीय से कैसे जीतेगा। फिर कहें कि ठीक है तुम्हारे देश में आम है, तो नहीं। तुम्हारे देश में केला है, तो नहीं। तुम्हारे देश में नारंगी है, तो नहीं। वो फिर घबरा गया कि बार बार नहीं आ रहा है। तुम्हारे देश में गन्ना है, तो नहीं। फिर कह रहा कि रुक जाओ, मेरे देश में रसीले फल नहीं होते हैं। अब एकदम में समेट दिया, तो कहे कि ठीक है अब तुम ही पूछो, हर चीज़ में तुम नहीं है बोल रहा है। तो वो पूछे कि ठीक है तुम बताओ। देखा कि ये सब चीज़ अगर हमसे पूछा है तो हम ही रिपीट कर देते हैं। पालक है तो हाँ, धनिया है तो हाँ, मेथी होता है तो हाँ। तो घबराया कि हर चीज़ में हाँ बोल रहा है। तब फिर कह रहा है तुम्हारे देश में हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, तो हाँ दुनिया में जितने भी होते हैं हर प्रकार के हमारे यहाँ होते हैं। देखा कि बड़ी बात है। फिर फल के बारे में, आम होता है तो हाँ, लीची होता है तो हाँ, केला होता है तो हाँ। तो फिर पूछ रहा है तुम्हारे यहाँ रसदार फल होता है, तो हाँ। तो बोले कि रसदार फल होता ही नहीं है, आम तो इतना होता है कि केवल अगर दिल्ली NCR का ले लिया जाए तो वहाँ पर ही जो है ना दिल्ली NCR के अगर चारों तरफ में अगर 500 किलोमीटर में ले लिया जाए तो 100 से अधिक प्रजाति के आम मिल जाएंगे। कितना सारा आम है, केरवा आम है, बथुआ आम है, क्या भोटवा आम है, लरुइया है, मालदो है, इतने सारे प्रकार है यहाँ पर ही। गन्ना का भी देख लो, लाल गन्ना, पीला गन्ना, हरा गन्ना, ठीक ना, हाँ काला गन्ना भी आता है, गन्ना में भी होता है, इतने सारे प्रकार का गन्ना हो जाता है। अरे पूरा ऊपर से लाल ऊपर का कर रहे हैं, अंदर का नहीं। हाँ तो जो कलर रहता है उसके हिसाब से जितना ज़्यादा डार्क में रहता है ना उतना ज़्यादा उसका मिठास बढ़ता है। लाल गन्ना तो हमारे खेत में भी है, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, 3 कलर का तो हम भी रोपे हुए हैं, काला नहीं है। हाँ तो वो चीज़ जो है, तो यहाँ पर ही इसका कारण क्या है, अंत में वो हार गया। अगोर बोला तो नहीं मुँह से,
कि तुम्हारा देश महान भारत, लेकिन स्वीकार कर लिया अंदर में कि भारत महान। क्यों? क्योंकि भारत में जो है ना, दुनिया में जितनी भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो सारे भारत में है। और सिंपल सी बात है, जर्मनी की औकात अपने जो है मध्य प्रदेश जितनी। अब कोई एक राज्य यहाँ इतना बड़ा देश से राज्य के बराबर तुम्हारी औकात है, देश है तुम छोटा है। पूरा यूरोप लगभग क्या है, भारत के बराबर है, लगभग बोले हैं, एग्जैक्ट नहीं, ठीक ना। एक दिन डाटा लिखा देंगे कि कौन सा देश जो है ना यूरोप का, कौन से राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे कि ब्रिटेन है अपना यूपी के बराबर है, अमेरिका मात्र जो है यूपी। अमेरिका तो हमसे भारत से 3 गुना लगभग है क्षेत्रफल में। हम यूरोप की बात करें, यूरोप सबसे छोटा महादेश में से मतलब कि दूसरा आ जाता है क्या? हाँ, तो अमेरिका भारत का 3 गुना है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसीलिए भारत जो है क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां। भारत के बारे में आएंगे तब विशेष तौर से बताएंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है। इसमें जो है ना, इस चीज़ में अब आते हैं कि फिर हम लोग नॉर्थ पोल वगैरह के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या है। नॉर्थ पोल जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो होता है छोर, वो आकर के एक पॉइंट की तरह लगता है। क्या हुआ, बोलो, क्वेश्चन बोलो। एक टाइम में पाकिस्तान भी तो इंडिया के पार्ट में आता था ना। हाँ, तो जितना चीज इंडिया में उस सब टाइप का मतलब पाकिस्तान में भी होगा, रसीला फल, नहीं, वहाँ पे खाली जंगल है। ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान जो है ना अपना एक राज्य के बराबर है, पूरा भारत नहीं है। जानते हैं। हाँ, तो जितना जगह रहेगा उतना ही में ना उगाएगा जो भी उगाएगा। नहीं तो मतलब आपने बताया इंडिया में धनिया। हाँ, तो इसीलिए तो भारत उपमहाद्वीप बोले, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक ना। भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। भारत में सब चीज होता है ना। हाँ। पूछ रहा है कि पाकिस्तान एगो देश हो गया तो उसमें भी कहे नहीं। हाँ, तो छोटा सा चीज़ है, जैसे कि तुम अभी मान लो कि अपना पूरा घाटारो चतुर्भुज इतना बड़ा है, 52 टोला से मिल करके बना है। इसमें से रौदी पोखर भी उसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, मध्य के अंतर्गत। हाँ, अब रौदी पोखर के एगो पंचायत बना दिया जाए, अकेला पंचायत को वहाँ का एक मुखिया हो, अब मध्य से उसको काट करके हटा दिया जाए, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि जितना पूरा घाटारू मिल करके उपजाता है वो अकेला उपजा लेगा, ज़मीन तो उतना ही रहेगा। अब समझ में आ गया कि पाकिस्तान कैसे छोटा हो गया। तो भारत में जितना संभव है उतना नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ? हाँ, चल, तो क्वेश्चन जो भी हो पूछना हमसे, ठीक ना। क्वेश्चन पूछोगे तब जा करके, यहाँ जिज्ञासा, यहाँ हर तरह की जिज्ञासा शांत की जाएगी। जो भी छोटा से छोटा हो पूछ देना। टॉपिक से रिलेटेड हो तो बेहतर है, टॉपिक से अगर अदर टॉपिक का होगा तो लिख लेना, पूछना, लेकिन लिख लेना कि बाद में बताएंगे। चाहे वो धर्म का हो, अध्यात्म का हो, विज्ञान का हो, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। 6ठा से लेकर के 12th के सिलेबस में तुम्हारा सब पढ़ना है। जो चीज़ नहीं होगा उसमें बुक में लिखा हुआ है कि शिक्षक से पता करें, ठीक ना। चलो, तो इसमें और देखो, नॉर्थ पोल के बारे में जो हम लोग जो है ना पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ही 66.5 से ऊपर तक में पढ़ लिए हैं। तो नॉर्थ पोल क्या है, सिर्फ एक पॉइंट की तरह है, ठीक ना। रियल में उसकी कोई चीज़ अवस्थिति के लिए दिखता नहीं कि यहाँ पर ही पॉइंट। और साउथ पोल भी क्या है, एक पॉइंट की तरह यहाँ पर ही दिखता है कि ये साउथ पोल जो है। तो यहाँ पर ही जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ पर ही साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में पड़ जाता है। तो संसार का सबसे ठंडा प्रदेश जो होता है, जिसको ये साइबेरियाई प्रदेश कहा जाता है, वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, नॉर्थ पोल में पड़ जाता है। और अंटार्कटिका में भी जो है बहुत सारे जगह है, ठीक ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे रूस का जो है ना बर्खो यांश जो है, वहाँ पर ही माना जाता है कि -60 डिग्री के लगभग में जो है ना, -60 डिग्री के लगभग में वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, जो कि साइबेरिया का प्रदेश है, रूस में पड़ जाता है, जो कि सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा जगह बर्खो यांश को, ठीक ना। और रूस इतना बड़ा है, उसमें जंगल है, पूरा जो है बर्फ़ है, उसमें तो पता ही नहीं चलता है कहाँ पे क्या रिसर्च सेंटर बनाए हुए नहीं है। उतनी ठंडी में कोई जाएगा भी नहीं, कौन जाएगा। -30 डिग्री अक्सर वहाँ का एवरेज टेम्परेचर वहाँ का 30 डिग्री रहता है, -30 डिग्री। अब -30 डिग्री एवरेज साइबेरिया का रहता है, 30 से 40 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर वेरी करता है माइनस में। जहाँ पर ही ब्लड भी अगर बाहर आए तो जम जाए, हाथ वगैरह शरीर अगर बाहर आए तो जम जाएगा। जिंदा वहाँ पर ही जो है लोगों का भोजन, वहाँ का शरीर भी एडजस्ट कर गया है। जैसे मछली कैसे पानी में जिंदा रहता है, हम लोग उतना देर पानी में नहीं रह सकते, स्कल है, तो वहाँ के लोगों को रहने की वजह से वो ढल गया है। अब राजस्थान के लोग जो है, जैसे वहाँ पर ही गर्मी है, तो राजस्थान में गर्मी कैसे, वहाँ के लोग जो है टेम्परेचर दिन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री पहुँच जाती है। और रात में जो है क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री भी आ जाता है।
तो वहाँ कैसे, इसीलिए वहाँ के लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो सेना में जो जाते हैं ना उनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि जो ये राजस्थान बॉर्डर पे जो ड्यूटी देते हैं, रेगिस्तान में जो थार रेगिस्तान अपना भारत का पड़ जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसीलिए वहाँ पर रेगुलर ड्यूटी नहीं देते। 2 जगह पर रेगुलर ड्यूटी नहीं रहता है किसी भी सेना का, एक हो गया सियाचिन में और एक यहाँ पर ही हो गया। सियाचिन में लाइफ में एक ही बार देता है कि 2-3 महीना के लिए ड्यूटी के बाद उसको हटा देता है, क्योंकि ज़्यादा दिन रहेगा तो ज़्यादा ठंड की वजह से कई सारी बीमारियाँ हो जाती है, तो उसको ट्रांसफ़र करके ताकि अलग जा कर के रिलैक्स हो जाए, फिर शरीर स्वस्थ हो जाए, तब जा कर के उसको, लेकिन एक बार ड्यूटी ज़रूर देता है, इसलिए ताकि वैसी परिस्थिति पे एक बार ड्यूटी करने के बाद जो है ना वहाँ पर जो है ना उसमें मजबूती है, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है। इसलिए जो है तो हम लोग जो है ये पूरे ग्लोब के बारे में पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ क्या है। पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है 2 भागों में जो 2 रेखाओं के द्वारा विभाजित किया गया है। एक क्या है, परिरेखा, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक ना, इसी को लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखा है इसीलिए लैटिट्यूड, और एक खड़ी रेखा है जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, मतलब कि खड़ी रेखा हो गई। तो खड़ी रेखा को देशांतर, देश का अंतर करे, कि जैसे देश है ना उसको अंतर कर दे, तो उसी को देश का अंतर, मतलब कि देश को अलग अलग बांट देता है, तो क्या हो गया, देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, क्योंकि 360 है प्रत्येक डिग्री पे हो गया। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, 181 हो गया, क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक जाते हैं तो 90 ऊपर, 90 नीचे, 90 90 80 हो गया, एक बीच वाला, ठीक ना, तो वो हो गया 181। उसके बाद देखो कि 0 डिग्री हो गया जो है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, जहाँ से पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश, पोल हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया उत्तरी अक्षांश, और नीचे हो गया दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में भी ऊपर जाते हैं तो प्रत्येक डिग्री पे 1-1 डिग्री पे बढ़ते हैं, तो 23.5 डिग्री पे जब आ जाते हैं तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं उत्तरी अक्षांश में। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 0 डिग्री पे चले जाते हैं तो नॉर्थ पोल हो गया। नीचे में अगर आते हैं 23.5 डिग्री साउथ में अगर बढ़ते हैं 0 डिग्री से तो मकर रेखा हो जाता है। फिर 66.5 डिग्री तक आते हैं तो उसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक ना, जहाँ पर अंटार्कटिका रेखा से जो है सीमित है। अंतिम जो है 0 डिग्री हो गया। तो सबसे दक्षिण में जो है कौन सा महादेश है जहाँ पर जीवन नहीं है, मनुष्य नहीं रहते हैं, तो अंटार्कटिका हो गया। छिपा हुआ महासागर कौन सा है, तो ऊपर में हो गया आर्कटिक, ठीक ना, इसीलिए इसको आर्कटिक वृत्त है ना, तो वही आर्कटिक महासागर के जो है ना चारों तरफ से जो है वृत्त को ये जो है खींचा गया था आर्कटिक, क्योंकि नॉर्थ पोल में है, दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ही देखो ये छिपा हुआ महासागर बीच में जो है, इसीलिए इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर को क्या है, छिपा हुआ महासागर कहते हैं, ठीक ना। और नीचे में जो है अंटार्कटिका हो गया महादेश, नीचे में जो हो गया है तो ये हो गया अंटार्कटिका महादेश, जहाँ पर जीवन नहीं है, ठीक ना। हाँ, जीवन मतलब कि वहाँ पर वैज्ञानिक लोग जा कर के मनुष्य अपना रिसर्च सेंटर बना लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पर ही बसिंदे नहीं है कि वहाँ पर ही रह सकें, उतनी ठंडी है कि वहाँ पर ही रहना संभव नहीं है। अब ऊपर में देख लो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंध बोलते हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो है आर्कटिक हो गया, यहाँ पर ही जो है उष्ण समशीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर के 0 डिग्री नॉर्थ तक क्या हो गया, शीत कटिबंध। वैसे ही नीचे में आते हैं तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री तक समशीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 0 तक जो है शीत कटिबंध। अब जब केवल पूछेगा कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो साउथ तक, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री जो है साउथ तक जो है क्या हो गया है, हाँ, कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो है उष्ण कटिबंध हो गया। डोलड्रम कहाँ से कहाँ तक है, तो डोलड्रम यहीं पर जो है ना 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक, यहाँ पर ही लिख लेना। हाँ, यहाँ पर जो है ना डोलड्रम जो है ना, डोलड्रम मतलब कि यहाँ की जो शांत पेटी जो है ना, जहाँ पर हवाएं जो है क्या है, आवेशित है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप यहीं पर ही पड़ता है, ठीक है ना। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, ये डोलड्रम बोला जाता है कि जहाँ की हवाएं क्या है, डोलती हुई रहती है। तो इसी को इसको डोलड्रम, डोलती क्यों है, क्योंकि गर्मी अधिक है। जब गर्मी अधिक होगा तो कोई भी चीज़ गर्म होकर के कण हवा में ऊपर उठते हैं, तो यहाँ की हवाएं हो गई। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है ना
पृथ्वी के ग्लोब के बारे में सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिए हैं कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, काल्पनिक रेखाएं क्या है, जो भी अक्षांश देशांतर ये सब काल्पनिक रेखाएं थी उसके बारे में समझ लिए हैं। जो बचा हुआ पार्ट्स है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना आगे जो है उसको कवर करेंगे। किसी को डाउट है तो कोई पूछ लो। नहीं है, चलो तो नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पर ही पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू। पूरा करो ना, फिर वीडियो कटाएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा।